मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन है वो क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेकंड क्लास में बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोलेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम जिस उपकरण की सहायता से प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाएगा। उस स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके किससे मिलकर ये बना हुआ होता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। हेडिंग रहेगी बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर, हिंदी में बोलेंगे इसको विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर्स के आधारभूत लक्षण है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रोमीटर, जनरल स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे शो किया गया। इसमें क्या होता है देखें, सबसे पहले ये 5 पार्ट से मिलके बना हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा सोर्स, इसको हम शो करेंगे एस से। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे मेटल इन ट्यूब, नली में पदार्थ, मेटल इन ट्यूब, इसे हम कैपिटल टी से शो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये रहेगा मोनोक्रोमीटर, या फिर एनालाइजर, मोनोक्रोमीटर, इसको हम शो करेंगे कैपिटल एम से। ये रहेगा यहाँ पे डिटेक्टर या संसूचक, इसे हम लिखेंगे कैपिटल डी से। और उसके बाद में लास्ट में आता है यहाँ पे रिकॉर्डर, इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर से। और यहीं पे हमें इस पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये जो जनरल स्पेक्ट्रोमीटर होगा ये इनसे मिलकर के बना हुआ रहेगा। अब इन सभी को सोर्स, मेटल इनटू, मोनोक्रोमीटर, डिटेक्टर टू रिकॉर्डर, ये किससे मिलके बने हुए होते हैं और इनके क्या क्या यूज है स्पेक्ट्रम बनाने के अंदर, वो सब हम यहाँ पे बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये जो सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसकी सहायता से हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसमें ये 5 पार्ट्स होंगे। उसका डायग्राम इस प्रकार से रहेगा। इनको इसी ऑर्डर में अरेंज करना, ये नहीं कि मोनोक्रोमीटर पहले लगा दिया और मेटल इनटू बाद में लगा दिया। सबसे पहले सोर्स है, उसके बाद में नली में पदार्थ मेटल इन ट्यूब आएगा, उसके बाद मोनोक्रोमीटर, उसके बाद में डिटेक्टर और लास्ट में आएगा इसमें रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम आई नोट और यहाँ पे लिखेंगे हम आई। आगे समझ में? देखिए अब इन सभी को बारी बारी से एक एक करके पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें सोर्स से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। ठीक है, तो 1 नंबर पे हेडिंग लिखें। इसमें नीचे डायग्राम बनाने के बाद में आप नीचे लिख दें स्पेक्ट्रोमीटर, और नीचे लिखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे सोर्स से। ठीक है, 1 नंबर पे लिखें सोर्स, हिंदी में बोला जाएगा इसको स्रोत, और लिखते हैं हम इसको कैपिटल एस। ठीक है, अब देखिए स्रोत क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, तो इसमें लिखा जाएगा कि ये स्रोत है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों से मिलकर बना होता है। यानी स्रोत में क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी कि स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट सोर्स या स्रोत में विद्युत चुंबकीय विकिरणें उपस्थित होती हैं या यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों से मिलकर बना हुआ होता है। सेकेंड लाइन क्या लिखी जाएगी इसके अंदर, सेकेंड लाइन में हम इसमें लिखेंगे कि सोर्स से हम अपनी इच्छानुसार उचित आवर्ती वाले, उचित आवर्ती, उचित ऊर्जा व उचित तरंग दैर्ध्य वाले, अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता के अनुसार इस सोर्स से हम उचित आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, उचित ऊर्जा और उचित तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ वाले विकिरणों को, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही स्रोत हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये 2 लाइनें लिखने के बाद में ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों से मिलकर बना हुआ होता है, इससे हम उचित आवर्ती, उचित ऊर्जा और उचित वेवलेंथ वाले विकिरणों को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें थर्ड लाइन इसमें लिखनी है कि यदि हमें रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा बनाना है, घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम बनाना है,
तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ये जो सोर्स होता है वो सोर्स वो किससे मिलके बना हुआ होगा, ग्लोबल या नॉन ग्लोबल से मिलके बना हुआ है। यदि हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाना है, घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम बनाना हो, तो घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें अवरक्त विकिरणों की या आईआर विकिरणों की आवश्यकता होगी। इस समय जो सोर्स है वो ग्लोबल या नॉन ग्लोबल है वो यूज किया जाएगा। सेकंड इसमें आती है कि यदि हम विजिबल रीजन होता है दर्शक क्षेत्र, उसमें हमें स्पेक्ट्रम बनाना हो तब हम किस प्रकार का सोर्स यूज करेंगे, तब इसमें आएगा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, सोर्स के रूप में। फर्स्ट तो क्या लिखा जाएगा, जब हमें घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम बनाना हो तब वहां हमें अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों की आवश्यकता होगी, तब हम वहां पे सोर्स के रूप में ग्लोबल या नॉन ग्लोबल का यूज किया जाएगा। ठीक है, सेकंड में इसमें क्या लिखा जाएगा, विजिबल रीजन और साथ में यूवी अल्ट्रावायलेट, इनके लिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप या फिर एक लैंप जिसमें टंगस्टन धातु का फिलामेंट या तंतु लगा हुआ होता है। टंगस्टन धातु को W से शो करेंगे और ये होती है 4D श्रेणी की धातु डी ब्लॉक की। तो आईआर स्पेक्ट्रम या आईआर रीजन में स्पेक्ट्रम बनाने के ग्लोबल या नॉन ग्लोबल का यूज करेंगे, कई बुक्स में ग्लोबल भी लिखा हुआ है, इसको इस सोर्स का यूज करेंगे। और यदि हमें दर्शक या पैराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रा बनाना हो उस समय हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप या यही लैंप होगा, लेकिन इस लैंप में फिलामेंट या तंतु किसका होगा, टंगस्टन धातु का बना हुआ होगा, उस सोर्स का यूज हम विजिबल और यूवी रीजन में करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर सोर्स। तो सोर्स में दो ये बातें लिखनी है और दो ये लिखनी है। ये स्पेक्ट्रम बनाएंगे आईआर रीजन में तब इसका यूज करेंगे और उस वाले के अंदर उस दूसरे का यूज किया जाएगा। सोर्स के बाद में सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर मेटल इन ट्यूब। सेकंड पार्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो सेकंड लिखे यहाँ पे मेटल इन ट्यूब, मेटल इन ट्यूब या फिर इसको हम सैंपल ट्यूब भी बोल सकते हैं, सैंपल ट्यूब भी हम इसको बोल देंगे। कैपिटल टी से इसको प्रदर्शित करेंगे सैंपल ट्यूब। अब इसमें आता है कि सैंपल ट्यूब में क्या रखा हुआ होता है, तो इसमें लिखा जाएगा कि जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम बनाना है, जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम बनाना है उस पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक में विलय करेंगे। उस पदार्थ को विलायक में विलय करेंगे तो उस पदार्थ का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी सॉल्यूशन को यहाँ इस सैंपल ट्यूब में लेना है। तो इस सैंपल ट्यूब में क्या लिखा जाएगा कि जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम बनाना होता है उस पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक में विलय करके उसका सॉल्यूशन बनाकर उसे सैंपल ट्यूब में भर दिया जाता है। और ये सैंपल ट्यूब किस पदार्थ की बनी हुई होगी, तो इसके लिए लिखा जाएगा कि सैंपल ट्यूब उस पदार्थ की बनी हुई होती है जो कि इसके ऊपर स्रोत से गिरने वाले विकिरणों का अवशोषण नहीं करे। तो सैंपल ट्यूब ऐसे पदार्थ की बनाई जानी चाहिए जो कि सोर्स या स्रोत से इस पर गिरने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण नहीं करे। इसलिए क्या किया जाएगा कि जो आईआर स्पेक्ट्रम बनाते हैं, हम आईआर रीजन में स्पेक्ट्रम बनाते हैं या फिर यहाँ पे आईआर विकिरणों का यूज करेंगे हम, तब ये जो सैंपल ट्यूब होती है वो अक्षार धातुओं के हैलाइड्स ऑफ बेस मेटल्स, अक्षार धातुओं के हैलाइड्स जैसे NaCl या KBr की बनाई जाएगी। तो कैसे सैंपल ट्यूब का पदार्थ, जिस पदार्थ से सैंपल ट्यूब बनी हुई है वो ऐसा होना चाहिए ये अपने पर गिरने वाले विकिरणों का अवशोषण ना करे। इसलिए आईआर रीजन या फिर आईआर स्पेक्ट्रम बनाते समय हम अक्षार धातुओं के हैलाइडों की बनी हुई सैंपल ट्यूब का प्रयोग करेंगे और वे हैलाइड्स रहेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। दूसरा, यदि हमें विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम बनाना हो, दर्शक क्षेत्र में स्पेक्ट्रम बनाना हो, तब हम ग्लास ट्यूब का यानी कांच की बनी हुई सैंपल ट्यूब का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और थर्ड इसमें क्या आएगा कि यदि हमें
पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम बनाना हो, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में स्पेक्ट्रम बनाना हो, तब हम क्वार्ट्ज की बनी हुई सैंपल ट्यूब का प्रयोग करेंगे। आईआर रीजन में क्वार्ट्ज से बनी हुई सैंपल ट्यूब का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि क्वार्ट्ज क्या करता है, आईआर रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है, और हमें ऐसा पदार्थ लेना है जो अपने पर गिरने वाली विकिरणों का अवशोषण न करे। इसलिए आईआर रीजन में अक्षार धातुओं के हैलाइडों की बनी हुई सैंपल ट्यूब होगी, विजिबल रीजन में ग्लास की बनी हुई, और पैराबैंगनी क्षेत्र में क्वार्ट्ज से बनी हुई सैंपल ट्यूब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब इसका यूज क्या है सैंपल ट्यूब का? इसका यूज तो क्या है कि उचित आवर्ती और उचित तरंगदैर्घ्य वाले उचित ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त करने के लिए हम सोर्स या स्रोत का उपयोग करते हैं। अब सेकेंड ये आता है सैंपल ट्यूब का यूज क्यों किया जाता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आएगा कि जब सोर्स से आने वाली जो आपतित विकिरणें सैंपल ट्यूब के ऊपर गिरेंगी, तो ये सैंपल ट्यूब के अंदर उपस्थित जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम बनाना हो, उसका हमने विलयन बना के रखा हुआ है इसमें, तो जब उचित आवृत्ति वाली विकिरणें यहाँ से सोर्स से आकर के सैंपल ट्यूब के पदार्थ में आएंगी, तो इस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन इन विकिरणों में से कुछ विकिरण के कुछ भाग का ये अवशोषण करेंगे, जबकि शेष विकिरणें हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगी, और बाहर निकल के किसके पास जाएंगी, मोनोक्रोमेटर पे जाते हैं। तो नीचे इसमें लिखा जाएगा कि जब सोर्स से उचित ऊर्जा, उचित आवर्ती और उचित तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें सैंपल ट्यूब में उपस्थित पदार्थ पर गिरती हैं, तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन अपने पर गिरने वाली विकिरणों की कुछ मात्रा या कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं तथा शेष बची हुई विकिरणों को वे पारगत करके ट्रांसमिटेंस हो जाती है इसमें से विकिरणें, और विकिरणें इसमें पदार्थ में से निकल के वे ही निकलेंगी जिनका इस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों के द्वारा अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो जो बची हुई है वो इसमें से निकल के किसके ऊपर जाएंगी, मोनोक्रोमेटर के पास चली जाती है। ठीक है, इतना लिखना है अपने को कहाँ पे, सैंपल ट्यूब में। अब मोनोक्रोमेटर का नाम आ गया इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे मोनोक्रोमेटर क्या होगा। उसके बाद देखें इसमें मोनोक्रोमेटर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, थर्ड देखें इसमें मोनोक्रोमेटर। थर्ड लिखा जाएगा मोनोक्रोमेटर। इसी को हम बोल देंगे एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर इसको हिंदी में क्या बोल दे सकते हैं हम, विश्लेषक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से हम इसे शो करेंगे, ये सारे नाम याद रखना। अब इसमें क्या आएगा कि जब सैंपल ट्यूब के ऊपर ये पद गिरेगा, ठीक है, तो सैंपल ट्यूब में उपस्थित जो परमाणु, अणु या आयन है वो कुछ विकिरणों का अवशोषण करेंगे। बची हुई विकिरणें जो इसके द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन या पारगत विकिरणें बोलते हैं। वो पारगत विकिरणें आई मान रहे हम, वो विकिरणें सैंपल ट्यूब से निकल के किसके ऊपर जाएंगी, मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक पे जाएंगी। तो फर्स्ट लाइन इसमें ये लिखी जाएगी कि मोनोक्रोमेटर उसी पदार्थ का बना हुआ होता है जिस पदार्थ की सैंपल ट्यूब होगी। जैसे आईआर रीजन में ये किसका था, यहाँ पे ये आईआर रीजन में हम इसको क्या बोले थे, किससे मिलके बना हुआ होगा, क्षार धातुओं के हैलाइड से मिलके बना हुआ होगा। तब वहां मोनोक्रोमेटर भी एक क्षार धातुओं के हैलाइड का ही रहेगा। विजिबल रीजन का यूज करेंगे तो जब ये ग्लास का होगा तो ये भी ग्लास का, ये क्वार्टज का होगा तो ये भी क्वार्टज का होगा। तो फर्स्ट लाइन ये लिखी जाए इसमें कि मोनोक्रोमेटर उसी पदार्थ का बना हुआ होता है जिस पदार्थ की सैंपल ट्यूब बनी हुई होती है। सेकेंड होती है कि इसमें क्या होता है, मोनोक्रोमेटर में एक घूमने वाला प्रिज्म लगा हुआ होता है। जब सैंपल ट्यूब में से पारगत हुई विकिरणें मोनोक्रोमेटर पे गिरती हैं तो मोनोक्रोमेटर के अंदर जो प्रिज्म उपस्थित होता है, घूमने वाला प्रिज्म, वो प्रिज्म उन पारगत विकिरणों को अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली यानी अलग अलग वेवलेंथ वाली विकिरणों में वो उनको पृथक पृथक सेपरेट कर देगा। ठीक है, जब सैंपल ट्यूब में से निकली हुई पारगत विकिरणें मोनोक्रोमेटर पर गिरती हैं तो मोनोक्रोमेटर में उपस्थित घूमने वाला प्रिज्म उन विकिरणों को अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस में सेपरेट कर देता है। अब वे अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो यहाँ से इस संसूचक पे या डिटेक्टर पे गिरती हैं। इस क्रिया को
स्कैनिंग या हिंदी में बोले क्रम वीक्षण कहा जाता है। स्कैनिंग या क्रम वीक्षण इसको हम बोल देंगे। आगे समझ में? तो 1 नंबर में क्वेश्चन है स्कैनिंग या क्रम वीक्षण क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा कि सैंपल ट्यूब में से निकले हुए पारगत विकिरणें जब मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक पर गिरती हैं तो मोनोक्रोमेटर में उपस्थित घूमने वाला प्रिज्म इन विकिरणों को अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस में सेपरेट करके पृथक करके उन्हें डिटेक्टर पर गिरा देता है, डिटेक्टर में भेज देता है। इस क्रिया को क्रम वीक्षण कहा जाता है। इसका कार्य क्या है कि यहाँ से जो पारगत विकिरणें आई हैं उनको अलग अलग वेवलेंथ वाले विकिरणों में सेपरेट करके डिटेक्टर पे भेजना है। ये कार्य किसका होता है? मोनोक्रोमेटर का होता है। और मोनोक्रोमेटर के द्वारा अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन को सेपरेट करके डिटेक्टर पे भेजना उन विकिरणों को, यही क्रिया क्या कहलाती है? स्कैनिंग या क्रम वीक्षण कहलाती है। ये हो जाएगा अपना मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक। उसके बाद देखिए इसमें मोनोक्रोमेटर के बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका डिटेक्टर। नेक्स्ट में देखिए 4 नंबर पे रहेगा आपका डिटेक्टर। तो 4 नंबर पे लिखेंगे हम डिटेक्टर। अब ये क्या होता है, ये क्या करेगा? डिटेक्टर का कार्य क्या है कि मोनोक्रोमेटर से जो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस आई हैं जो इसके ऊपर गिरी हैं, क्रम वीक्षण या स्कैनिंग की क्रिया के द्वारा उन विकिरणों की विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी को ये डिटेक्टर विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। डिटेक्टर का कार्य क्या रहेगा कि क्रम वीक्षण या स्कैनिंग की क्रिया के द्वारा मोनोक्रोमेटर से डिटेक्टर पर आई हुई विकिरणों की विकिरण ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिखी जाएगी, यदि यहाँ पे हम IR स्पेक्ट्रम का यूज कर रहे हैं, IR रीजन में ये स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, या पूरी प्रोसेस हम IR रेडिएशन या IR रीजन में कर रहे हैं, तब यहाँ पे डिटेक्टर कैसा यूज किया जाएगा? थर्मल डिटेक्टर का यूज किया जाता है। थर्मल डिटेक्टर का यूज है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे हम तापीय संसूचक का उपयोग किया जाएगा, जो कि विद्युत धारा के तापीय गुणों पर आधारित होता है। तो एक बार फिर से सुने कि जब हम स्पेक्ट्रम IR रीजन में या IR विकिरणों में बनाते हैं तो हम तापीय संसूचक या थर्मल डिटेक्टर का यूज करेंगे, जो कि इस विद्युत ऊर्जा के तापीय गुणों पर आधारित होता है। लेकिन यदि हम स्पेक्ट्रम UV रीजन में या विजिबल रीजन में बनाते हैं तब हम यहाँ पे फोटो डिटेक्टर का, प्रकाश डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि इसके प्रकाशिक या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये तो किसके ऊपर निर्धारित होता है? इसमें तापीय गुणों पर निर्भर करता है। जब इधर और पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करेंगे तो हम वहाँ पे फोटो डिटेक्टर का यूज करेंगे, और ये जो विकिरणें होती है रेडिएशन, उन रेडिएशन की का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जो हमने क्वांटम में पढ़ा था, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अब इसमें फोटो डिटेक्टर में हम यूज किसका करेंगे? फोटो सेल का उपयोग करेंगे। फोटो डिटेक्टर में यूज किया जाएगा, यहाँ पे फोटो सेल का यूज है वो किया जाता है। इस कारण से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी विजिबल में फोटो डिटेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे प्रकाश संसूचक लगाएंगे, जो कि विकिरणों के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। अब इस फोटो डिटेक्टर में यूज करेंगे फोटो सेल का। फोटो सेल बनाने में किसका यूज किया जाता है? सीजियम धातु का यूज किया जाता है। अक्षार धातुओं के पहले वर्ग की धातु सीजियम धातु, उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। इस कारण से अब स्पेक्ट्रोमीटर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहा जाता है। यदि जहाँ में आए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तब कहाँ क्या कहा जाएगा उसमें कि यूवी यानी पराबैंगनी आदर्श विकिरणों का प्रयोग करते समय हम फोटो डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि विकिरणों के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, और इस फोटो डिटेक्टर में हम फोटो सेल का यूज करते हैं। इस कारण से स्पेक्ट्रोमीटर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा जाएगा इसमें डिटेक्टर में। ठीक है।
इसको क्या बोल देंगे हम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलेंगे। लास्ट देखें आप क्या होगा, लास्ट में बचे अपना 5 नंबर पे रिकॉर्डर। देखिए 5 नंबर रिकॉर्डर, कैपिटल आर से शो करेंगे हम इसको। देखिए क्या होगा रिकॉर्डर, इसके अंदर इसमें लिखा जाएगा सबसे लास्ट वाला ये लास्ट पार्ट रहेगा स्पेक्ट्रोमीटर का। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इस रिकॉर्डर में एक पार्ट होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक। कार्य क्या करता है, ये जो डिटेक्टर से विकिरणें निकलेंगी और वो मतलब कि डिटेक्टर में जो विकिरणें आती हैं, डिटेक्टर उन विकिरणों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। उन विद्युत ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है उसको, ये जो रिकॉर्डर होता है उसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है उपकरण एम्पलीफायर प्रवर्धक होता है। तो रिकॉर्डर से आई हुई विकिरणों की विद्युत ऊर्जा को रिकॉर्डर में उपस्थित एम्पलीफायर या प्रवर्धक उन विकिरणों की ऊर्जा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा। प्रवर्धक का मतलब क्या होता है, डिटेक्टर से आई हुई विकिरणों की ऊर्जा को क्या बढ़ा देगा ये एम्पलीफायर। अब ये बढ़ी हुई ऊर्जा या अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें क्या करेंगी, इस रिकॉर्डर में एक नुकीला पेन उपस्थित होता है, उस नुकीले पेन को, और इसमें साथ में क्या प्रेजेंट होता है, ग्राफ पेपर प्रेजेंट होता है। ग्राफ पेपर है वो इसमें रिकॉर्डर में लगा हुआ होता है, उसके साथ में एक ऊपर पेन, नुकीला पेन लगा हुआ होता है। तो डिटेक्टर से आई हुई जो विकिरणें होती हैं उनकी विकिरणों की ऊर्जा को इस रिकॉर्डर में उपस्थित एम्पलीफायर या प्रवर्धक बढ़ा देगा उनकी ऊर्जा को। बढ़ी हुई ऊर्जा वाली विकिरणें उस पेन को इस पे रिकॉर्डर में उपस्थित ग्राफ पेपर के ऊपर चलाती हैं, जिससे हमें विभिन्न शीर्षों युक्त एक ग्राफ है वो प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जो विभिन्न शीर्ष प्राप्त होते हैं इस ग्राफ में, इन शीर्षों की जो वेवलेंथ होती है तरंगदैर्घ्य, उस वेवलेंथ की सहायता से हम उस सैंपल ट्यूब में उपस्थित पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें कि डिटेक्टर से आई हुई विकिरणों की ऊर्जा को रिकॉर्डर में उपस्थित एम्पलीफायर बढ़ा देता है, और ये बढ़ी हुई ऊर्जा वाली विकिरणें इस रिकॉर्डर में उपस्थित नुकीले पेन को इसमें उपस्थित ग्राफ पेपर पर चलाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के शीर्षों युक्त हमें ग्राफ प्राप्त होता है। और इन ग्राफ के जो शीर्ष होते हैं उन शीर्ष के वेवलेंथ की सहायता से, लैम्डा की सहायता से हम उस सैंपल ट्यूब में उपस्थित पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें शीर्ष प्राप्त होते हैं उनको अवशोषण शीर्ष कहा जाता है। आगे समझ में, इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं और ये इन 5 पार्ट्स के यूज होंगे। इस प्रकार से हमें ग्राफ इसमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा इसमें बोरन ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप, नेक्स्ट रहेगा बोरन, साइंटिस्ट का नाम है ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। हिंदी में इसमें इसका यही नाम रहेगा, बोरन ओपेनहीमर अनुमान। बोरन ओपेनहीमर अनुमान या बोरन ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन। साइंटिस्ट का नाम रहेगा बोरन ओपेनहीमर। उन्होंने कुछ 1-2 लाइनें बताई थी, उन्हीं को बोरन ओपेनहीमर अनुमान के नाम से जाना जाता है। देखें इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसमें बोरन ओपेनहीमर ने क्या बताया था कि किसी अणु की कुल ऊर्जा उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या बताया था बोरन ओपेनहीमर ने कि किसी अणु की कुल ऊर्जा उसकी सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। फर्स्ट लाइन बताई। अब इस फर्स्ट लाइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा कि किसी अणु की कुल ऊर्जा ई टोटल उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस में
ई वाइब्रेशनल प्लस में ई रोटेशनल प्लस में ई ट्रांसलेशनल। ये वाली एनर्जी बहुत कम होती है, ट्रांसफर स्थानांतरण की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो कुल ऊर्जा उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। फर्स्ट लाइन थी इसकी, बोरेन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन या अनुमान की कुल ऊर्जा में लिख दिया। अब मैं ये तो होगी टोटल एनर्जी। अब ये चारों ऊर्जाएं कौन कौन सी, तो अलग अलग से लिखे, तो ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल और ई ट्रांसलेशनल। अब अलग अलग से लिखें तो ये तो रहेगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा है, उसको बोलेंगे ई इलेक्ट्रॉनिक से। वाइब्रेशनल का मतलब है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की ऊर्जा। ई रोटेशनल का मतलब रहेगा एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की ऊर्जा। और ई ट्रांसलेशन का मतलब क्या रहेगा, ट्रांसफर बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण की ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा और ये कौन कौन सी ऊर्जा है ये नीचे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखें इसके अंदर इन ऊर्जाओं का ऑर्डर क्या रहेगा कि कौन सी ऊर्जा का मान ज्यादा है कौन सी का कम है। तो इनका एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर सेकेंड लाइन लिखनी है। एनर्जी ऑर्डर कैसे रहेगा, तो एनर्जी ऑर्डर इस प्रकार से रहेगा इनका, सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक की, फिर वाइब्रेशनल की, उसके बाद रोटेशनल की, और सबसे कम होते हैं इसमें ट्रांसलेशनल वाली। इसलिए कई जगह पे सिर्फ ये तीन एनर्जी ही लिखी हुई मिल जाएगी। इसके ये इस ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इस कारण से इसको कई जगह पे नेगलेक्ट मान लिया जाएगा। तो ये वाली ऊर्जा कई जगह पे नहीं लिखी हुई मिलेगी, केवल ये तीन ऊर्जाएं हैं वो ही लिखी हुई होती है। तो ये होता है इसमें ऊर्जाओं का क्रम की कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, कौन सी वाली ऊर्जा का मान या वैल्यू है वो कम रहेगी। उसके बाद देखें आप थर्ड लाइन क्या लिखी जाएगी, इसमें ये हो गया ऊर्जा का ऑर्डर वगैरह। उसके बाद में बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार थर्ड लाइन लिखी जाएगी, बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार इन्हीं दो परमाणुओं से मिलके बना हुआ, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके बना हुआ अणु स्थायी होगा यदि उस अणु की ऊर्जा उन दोनों परमाणुओं की ऊर्जा से कम होती है। तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे कि बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल या अणु स्टेबल होगा, स्थायी होगा यदि उस अणु की ऊर्जा उन दोनों परमाणुओं की ऊर्जा से क्या रहेगी, कम होती है, तब तो ये स्टेबल रहेगा। और यदि इस अणु की ऊर्जा इन दोनों परमाणुओं की ऊर्जा से अधिक होगी तो बना हुआ अणु है वो क्या हो जाएगा, अस्थायी होता है। ये लिखी जाएगी इसके अंदर थर्ड लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी, किसी भी अणु के लिए नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा किसी भी अणु का हैमिल्टोनियन होता है H कैप, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरी लिखेंगे हम KN कैप प्लस में KE कैप प्लस में VEE कैप प्लस में VNN कैप प्लस में VNE कैप। किसी भी अणु का हैमिल्टोनियन निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिख देंगे हम हैमिल्टोनियन, तो आ गया ये हैमिल्टोनियन। अब इस पूरे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो H कैप तो हो जाएगा हैमिल्टोनियन उस मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे KN कैप भी आ गया, KE कैप भी आ गया, VEE कैप भी आ गया, VNN कैप आ गया और एक आ गया VNE कैप। ये सारे क्या क्या है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा सबसे पहले के वाला क्या, कैपिटल के, ये तो इसमें लिखा जाएगा ये है नाभिक या न्यूक्लियस की गतिज ऊर्जा का संकारक है। तो इसे लिखेंगे हम ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। जो अणु बनेगा उस अणु के नाभिक की गतिज ऊर्जा का संकारक के ई क्या रहेगा, ई लिखा हुआ ना यहाँ पे एन था तो न्यूक्लियस बन गया, ई है तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। के से याद रखना काइनेटिक एनर्जी, तो के ई रहेगा ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का संकारक VEE क्या रहेगा, V से हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को, EE का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या है सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव तो समान आवेश के बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक, इसमें लिखा जाएगा नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक है ये। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा Ne लिखा है, इसका मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होगा। तो VNE कैप को क्या बोलेंगे हम, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक। पांचों ही संकारक हैं, K वाले गतिज ऊर्जा संकारक रहेंगे, V वाले क्या रहेंगे स्थितिज ऊर्जा संकारक, Ne तो रहेगा नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक, ये रहेगा Nn वाला नाभिक नाभिक के बीच दो परमाणु मिल रहे हैं ना अणु बनाते समय, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, उस प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक यहाँ पे लिखा जाएगा इस नाम से। दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की जो बीच में प्रतिकर्षण होता है उस प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का संकारक है, उसे VEE कैप से लिखेंगे। योगे सारे संकारक वगैरह कौन सा क्या है इसमें ये पांचों लाइन है वो बता दिए। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट में देखें आप क्या रहेगा, इतना लिख लिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट ये लिखेंगे इसके अंदर कि ये जो होता है ना KN कैप, ये क्या है नाभिक की गतिज ऊर्जा का संकारक, और अपने को पता है नाभिक का आकार बड़ा होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब नाभिक तो थोड़ा बहुत खिसकता है, गति थोड़ी बहुत करता है ना, नाभिक थोड़ी सी गति करेगा, उतने समय में तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कई चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, गति करने की ऊर्जा गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की तुलना में नाभिक की गतिज ऊर्जा का मान नगण्य होता है, क्योंकि नाभिक बड़ा होता है, हैवी होता है, भारी होता है। इस कारण से ये थोड़ी सी गति करेगा, इधर से उधर खिसकेगा, इतने समय में इलेक्ट्रॉन है वो कई चक्कर लगा देगा इसके बाहर से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है और नाभिक की गतिज ऊर्जा क्या है बहुत कम है। इसलिए कि कहा जाएगा इसमें समीकरण नंबर 1 लिख देना किसी भी अणु के लिए हैमिल्टोनियन। उसके बाद में लिखा जाएगा इस समीकरण नंबर 1 में उपस्थित जो कि एन कैप है नाभिक का गतिज ऊर्जा संकारक है, उसका मान इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा संकारक के ई कैप की तुलना में क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। कारण कि नाभिक बहुत ज्यादा भारी होने के कारण और बड़ा होने के कारण उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इलेक्ट्रॉन उसकी तुलना में बहुत ज्यादा गति करता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा संकारक है नाभिक के गतिज ऊर्जा संकारक की तुलना में बहुत अधिक हो जाने से यहाँ पे हम नाभिक के गतिज ऊर्जा संकारक को नगण्य मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में इसको नगण्य मानेंगे तो अणु का हैमिल्टोनियन निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। एक को गायब कर दो, बाकी बचे हुए हैं चारों वो सेम ऐसे के ऐसे आप लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से हम अणु के हैमिल्टोनियन को समीकरण नंबर 2 की सहायता से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, 2 नंबर में आता है ये की बार बोरन ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। इसीलिए हम इसकी सहायता से जो ऊर्जा फलन होता है ना श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से हम इसके ऊर्जा फलन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एच कैप साइन और ई कैप साइन, इस प्रकार से लिखी जाती है ना श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखें नीचे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं इसमें कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुसार किसी भी अणु के वेव फंक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एच कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे हम किसके लिख सकते हैं सॉरी ये नाभिक का, ये इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन होने से। इस प्रकार से सॉरी इसको हम एन से लिखेंगे नाभिक का, ठीक है। ये दोनों आपस में ये क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के रूप में किसी भी मॉलिक्यूल के हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम इस प्रकार से भी
लिख सकते हैं। और यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें अलग अलग तो भी ये सही रहेगा कि सारा ही हम न्यूक्लियस का मान लें, ये भी न्यूक्लियस का है और ये एनर्जी भी न्यूक्लियस की है और साइन ये नहीं भी क्या है न्यूक्लियस का है, तो भी एक ही बात है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मान है तब ये भी वाला भी सही है और ये वाला भी इसमें क्या रहेगा सही है। ये था आपका बोरन ओपेनहीमर का अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि है, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंदी में इसका नाम रहेगा स्वतंत्रता की कोटि, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।